साथियों नमस्कार। मैं राजवीर देसवाल। आज का टॉक शो शुरू करने से पहले एक दो कविताएं हैं और उन कविताओं से आपको सहज ही अनुमान हो जाएगा कि आज का जो विशेष सेशन है वो किस चीज़ पे फोकस करता है और क्या बात है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये एक कविता है कुमार अजय की और मैं पढ़ रहा हूं इसे कि मेरे अंदर एक जानवर है जो मेरे अंदर के आदमी को सताता है, धमकाता है। मेरे अंदर एक जानवर है जो मेरे अंदर के आदमी को सताता है, धमकाता है। वे अपने हालात पर पिनपिनाते नहीं जानवर, वे अपने हालात पर पिनपिनाते नहीं, पसीने से तरबतर नहीं हो जाते हैं वे रात के अंधेरे में जाग कर रोते नहीं अपने पापों के लिए। वे रात के अंधेरे में जाग कर रोते नहीं अपने पापों के लिए। ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों पर विचार विमर्श करते हुए वे पकाते नहीं हैं मुझे। उनमें ना ही कोई असंतुष्ट है और ना ही कोई पीड़ित है, अधिक से अधिक चीज़ों पर स्वामित्व पाने के रोग से। जैसे वॉल्ट विटमन ने भी कहा था कि they are not demented by mania of owning things, a mighty stallion he was talking about। वे एक दूसरे की स्तुति नहीं करते और ना ही उनके जाति के किसी 1000 बरस पहले रहने वाले की। पूरी पृथ्वी पर कोई आदरणीय नहीं उनमें और ना ही कोई नाखुश। इस तरह से वे मुझे अपने नाते दिखाते हैं और मैं ये स्वीकार करता हूँ वे मेरे लिए लाते हैं और मेरे ही वजूद के चिन्ह वे दिलाते हैं। इनका आभास सादगी से अपने होने में मुझे आश्चर्य होता है कि वे कहाँ पाते हैं इन गुणों को, इन चिन्हों को। उनके रास्ते से गुजरने में कभी बहुत पहले नहीं, कहीं मैंने ही तो नहीं गिरा दिए लापरवाही में। फिर भी कई बार मेरे अंदर का आदमी उस दरिंदे की ज़रूरत महसूस करता है। ये जानवरों पे लिखी गई एक कविता है और कवि इसमें कहना ये चाहता है कि इंसान के अंदर भी एक जानवर है और वो जानवर इंसान को गाहे बगाहे यदा कदा जब भी ज़रूरत होती है चेताता ज़रूर है, लेकिन फिर भी इंसान अपने अंदर के जानवर की कई बार मानता है, कई बार इग्नोर करता है, कई बार और ये एक प्रतीक है एक किस्म का। जो अंदर के जानवर की बात मैं कह रहा हूँ ये एक प्रतीक है, एक मज़ाहिया सा थोड़ा सा एक और कविता है बच्चों जैसी, लेकिन बात उसमें बहुत ही पुख्ता कही गई है। और वो बात है कि ये प्रभुदयाल श्रीवास्तव की कविता है और एक छछुंदर धोती पहने गया कराने शादी। एक छछुंदर धोती पहने गया कराने शादी, उसके साथ गई जंगल की आधी सी आबादी। उसके साथ गई जंगल की आधी सी आबादी। जब छछुंदरी लेकर आई फूलों की वरमाला, छोड़ छछुंदर चूहे जी को पहना दी वह माला। छछुंदर को छोड़ चूहे को पहना दी वह माला। इस पर कुंवर छछुंदर जी का भेजा ऊपर सटका, इस पर कुंवर छछुंदर जी का भेजा ऊपर सरका। ऐसा लगा भयंकर बादल फटा और फिर बरसा। और बोला छछुंदरी को, और बोला अरे बावरी तूने ऐसा क्यों कर डाला, मुझे छोड़कर चूहे को क्यों पहना दी वरमाला। वह बोली रे मूर्ख छछुंदर क्यों धोती में आया। वह बोली रे मूर्ख छछुंदर क्यों धोती में आया। जानवरों के क्या उसूल हैं तुझे समझ नहीं आया। जानवरों के क्या उसूल हैं तुझे समझ नहीं आया। सभी जानवर रहते नंगे ये कानून बना है। सभी जानवर रहते नंगे ये कानून बना है। जो कपड़े पहने रहते हैं उससे ब्याह मना है, उससे ब्याह मना है। शुरुआत में कविता
में ये आया था कि एक छछूंदर धोती पहने गया कराने शादी। सो जानवरों में भी एक प्रोटोकॉल है, एक इंस्टिंक्ट है जिसे हम इंस्टिंक्ट, और उसी इंस्टिंक्ट के चलते जानवर जानवर हैं और मनुष्य मनुष्य है और सब ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस हैं। बट कहीं ना कहीं कई ऐसी चीज़ें हैं जानवरों में भी जो जिससे आम आदमी को सबक लेना चाहिए, जिससे जो इंस्टिंक्टिव हैं ख़ास तौर पे। और इंस्टिंक्ट भी वो प्यार वाली, मोहब्बत वाली, स्नेह वाली। और देखिए आप इंस्टिंक्ट्स की जहाँ तक अगर बात आए तो कहते हैं जो मनुष्य का बच्चा है वो सबसे ज़्यादा हेल्पलेस पैदा होता है। पैदा होने के बाद उसको अपने आप से वो न खड़ा हो सकता है, न खा पी सकता है। वो सबसे ज़्यादा हेल्पलेस रहता है बनिस्बत उन शिशुओं के जो जानवरों के शिशु होते हैं, जो पैदा होते हैं जानवरों से। वो उनको नेचर ने, इंस्टिंक्ट्स ने, प्रकृति ने ऐसा कुछ दिया है कि वो अपने आप स्वतः ही बड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की बात जो है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ईमानदारी के साथ और एक बिल्कुल इंस्टिंक्टिवली जैसे कहते हैं वो पेरेंटिंग की जो इंस्टिंक्ट है वो पाई जाती है जानवरों में भी। मैं ये आज इसलिए कह रहा हूँ, आज का सेशन एनिमल्स के ऊपर डिवोटेड है और ज़्यादातर मैं बात नहीं कर रहा हूँ वेजिटेरियनिज़म क्या है, नॉन वेजिटेरियनिज़म क्या है, और मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि बूचड़ खाने बंद हों, खुले हों, ये वो। लेकिन मैं एक स्नेह की बात कर रहा हूँ। जो जानवरों से हमें स्नेह मिलता है, देखने को मिलता है। कई इंस्टिंक्ट्स ऐसी हैं जो हमें कॉपी करने को मन करता है, कई बातें ऐसी हैं जो हम जानवरों से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। यानी यदि आप डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के मरीज़ हैं, या आपके घर में कोई बहुत बड़ा कलेश पड़ता है या समाज में पड़ता है, या आप किसी बात से व्यथित हैं, दुखी हैं और आप अकेले हैं, तो यदि आपके पास कोई पेट है, उसको 2 मिनट आप अपनी गोद में लेके बैठिए, उसका सर सहलाइए और उसके साथ अगर 2 मिनट भी आप खेलेंगे तो वो एक इमोशनल बैलेंसिंग का काम करेगा। एक कम्यूनियन जैसे आपने अपनी व्यथा जो है उस पेट को सुना डाली, ऐसा आप महसूस करेंगे। और एक जैसे मैंने कहा इमोशनल बैलेंसिंग जो है वो इसके साथ होती है। और दुनिया में जो भी जानवर हैं, जितने भी हैं, करोड़ों हैं, एंटायर फोना ऑन द फेस ऑफ मदर अर्थ भरा पड़ा है। आपको हर जगह कोई ना कोई जो है वो कहीं ना कोई क्रीचर की जो है वो पैदाइश और डिस्ट्रक्शन और ये होती दिखाई देती है। इट इज़ इकोसिस्टम जो जिस तरह से नेचुरल सिलेक्शन होता है उसी तरह से चला आ रहा है। आज मेरा ये बात करने का मकसद जो है वो ये भी है कि कुछ दिनों से हमारे बैकयार्ड में 2 बर्ड्स ने बच्चे दे रखे और हमें नहीं मालूम कि कब इन दोनों मेल फीमेल ऑफ द स्पीशी, कोई रेड सी रॉबिन करके, शायद रेड रॉबिन बोलते हैं क्या है, उसकी पूंछ लाल है पीछे से और आगे से दोनों चिड़िया काली। इन दोनों बर्ड्स ने कब हमारे घर में पीछे तोरी की बेल लगी हुई है, बड़े बड़े पत्ते हैं, कब जो है उन्होंने वहाँ घोंसला बना लिया हमें मालूम नहीं पड़ा। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं काफ़ी दिनों से आजकल लॉकडाउन की वजह से भी, अन्यथा वैसे भी अपना पौधे वौधों को देखने के लिए जैसे बैकयार्ड में जाते हैं, सो एक दिन देखा तो एक फड़फड़ाहट सी जो है वो तोरी के पत्तों में हुई और मैंने देखा कि एक चिड़िया का घोंसला है। और फिर मेरे अंदर जिज्ञासा हुई, खुशी हुई कि किसी पक्षी ने हमारे यहाँ जो है वो घोंसला बना के अपने बच्चों को पालने का इरादा किया है। तो उस समय तक वो केवल एक घोंसला था, तिनके जोड़ के इन लोगों ने वो बनाए हुए थे। 2-3 रोज़ बाद
मैंने देखा कि चिड़िया उसके अंदर बैठी हुई है और इतनी स्मार्ट चिड़िया है कि उसने अपने उड़ने का जो है जगह खाली वो छोड़ी हुई है। कोई खतरा होएगा तो वो मैंने कभी आज तक चिड़िया उड़ते हुए कभी पत्तों में उलझ के गिरती हुई नहीं देखी। सो दिस बर्ड मेड श्योर कि जहाँ वो घोंसला बना रही है उसके नीचे पुख्ता एक ऐसा सपोर्ट हो कि वो गिरे ना जब उसके अंडे बच्चे होंगे, और उसके साथ साथ उसको आसपास चूँकि चारों तरफ पत्ते ही पत्ते हैं तो उसको उड़ने के लिए भी जगह चाहिए यदि कोई खतरा होता है तो। और वो स्मार्ट चिड़िया है, वो उड़ने की जगह भी बनाए बैठी। अब 1-2 दिन बीत गया और मुझे लगा कि इसमें हो सकता है अंडे हो गए हों। सो मैंने एक कैमरा उल्टा करके रिवर्स में और थोड़ा पत्तों के ऊपर अपना हाथ डाल के कंफर्म किया कि 3 अंडे उसमें थे। अब जब 3 अंडे चिड़िया के उसमें हो गए तो मेरी भी जिम्मेवारी बढ़ गई। हम लोगों की कॉमेडी और मैं सोचने लगे कि ये कहीं चिड़िया ने जैसे प्लान बनाया है, दोनों ने मियाँ बीवी ने मिलके अपने बच्चों को यहाँ पालने का, तो वी शुड सपोर्ट देम। और हुआ ये कि कोई 2-3 दिन 4 दिन बाद, मेरे ख्याल में हफ्ता लग गया होगा, हम देखते रहे उन अंडों को। और एक दिन उन अंडों को हमने देखा तो उसमें बहुत से क्रैक्स पड़े हुए और 3 जो है वो चिकनेट्स वो उनमें दिखाई दिए। बहुत ही जैसे लाचार से, बहुत ही लिस्टलेस से दिखाई दिए। अभी पंख भी नहीं उनके आए थे। और फिर हमने उनको विज़िट करना 2-4 दिन के लिए अवॉइड कर दिया, क्योंकि हमने ये सुना था कि इफ़ यू trouble them, so they have a natural instinct to pull back and they will leave the place. So हम लोगों ने 2-3 दिन पीछे बैकयार्ड में जाते थे, मगर उसके घोंसले के आसपास हम लोग नहीं जाते थे। हमारा माइक जो पग है उसको भी हमने पीछे जाने से मना कर दिया, और ये था कि वो पीछे नहीं जाएगा, so that the birds should not get disturbed. अभी आज सुबह ही जैसे ही बाहर निकले देखने के लिए तो माँ चिड़िया के चोंच में एक कीड़ा है, और मैं जैसे ही घोंसले के नज़दीक गया तो 3 मुंह बाहर जो है वो उस कीड़े को कैच करने के लिए बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से। और लगा कि ये पूरा का पूरा चमन एकदम से आबाद हो गया, और चहकने की आवाज़ें बड़ी अच्छी लगी। और उसके बाद फिर आई जस्ट विड्रू माई सेल्फ, क्योंकि मैंने ऊपर देखा एक चिड़िया जो है वो ऊपर पहरा दे रही है, दूसरी चिड़िया के मुंह में भोजन है, और तीसरी तरफ देखा तो वो बच्चे जो है वो चिक्स, दो स्मॉल चिक्स, दे वर एज इफ ट्राइंग टू ग्रैब द फूड विच देयर मॉम ब्रॉट। सो बड़ा प्यारा ही एक सीन था। मुझे लगा कि आज जो है वो जानवरों पे और एनिमल्स पे और इन पे जो वो बात की जाए। यही एक जो है कारण था कि आज मैंने ये टॉपिक चुना और इसमें और थोड़ी देर बात करूँगा, और आखिर में आपको आज अंटा की 1-2 कहानियाँ सुनाऊँगा। अभी इसी पे एनिमल लव पे ही मैं बात करना चाहूँगा। लेट मी सी ऑल हु हैव जॉइंड: संजीव अरोरा, नीतू सिंह, अनिता मलिक, सुभाष कपूर, प्रिंसिपल भूपेंद्र, रश्मि खासा, विपिन चौधरी, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, साहिल वैद। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कम्युनियन विद पेट्स, बोथ एनिमल्स और बर्ड इंस्टिंक्ट्स हैव हाई रोल इन डिस्प्लेइंग इमोशंस. You are having good observation and describe the words nests and little neophytes vividly akin to a painter. सर जो आगे देखते हैं उसी को बयान करने की ईमानदारी से कोशिश करते हैं, faithfully. So if the diction is good, appreciable, understandable, comprehensible, so definitely the grasp would be much better than intended. सो हम लोग देखते हैं आजकल अपने आसपास मंकी मेनस है, और है भी, जाहिर है। आप मैं तो अभी कुछ दिन पहले हम और मैं और कॉमेडी मोरनी हिल्स की तरफ गए तो चप्पे चप्पे में इतने बंदर कि आप उतर के यदि फ़ोटो भी लेना चाहें तो आप नहीं ले सकते, बिकॉज बंदर
आपके नज़दीक आ जाते हैं और वो समझते हैं कुछ खिलाने पिलाने के लिए ये लोग देंगे। सो दैट इज़ अ ग्रेट रिस्क। और हज़ारों हज़ारों बंदर, हम लोग वहाँ हमने कारें देखी, रोक के लोग बाग फीड कर रहे हैं, केले खिला रहे हैं। हालांकि वहाँ चेतावनियाँ लिखी हुई हैं, बंदरों की आदत मत ख़राब कीजिए, इकोसिस्टम बिगड़ता है और डिपेंडेंट हो जाते हैं और बड़ा रिस्क है। आप यकीन मानिए कि पूरी रोड पे हज़ारों हज़ारों बंदर और कहीं कोई ऐसी जगह नहीं एक्सेप्ट द लोकल्स। इवन जो लोकल लोग वहाँ के गांव के आसपास के रहने वाले हैं, दे आर ऑल्सो मूविंग विद डंडाज इन हैंड। और बड़ा ही अजीब सा लगता है। कई बार नेचर का भी जब बैलेंस बिगड़ जाता है वो अच्छा नहीं लगता है। और इसी तरह से डॉग मेनेस है यहाँ हमारे शहर में ही। हर दूसरे तीसरे दिन पार्क्स में आगे पीछे, आपके शहर में हर जगह ही होता है। कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक मेनेस है। मैं तो मुझे डर भी बहुत लगता है कुत्ते से। मैं भी अपना एक डंडा लेके शहर पे निकलता हूँ। लेकिन ऑल सडन एंड डन व्हाट टू डू। स्ट्रे एनिमल्स की बड़ी भारी प्रॉब्लम है। आपका अगर सिरसा, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद इन इलाकों में रहते हैं तो वहाँ नील गाय की इतनी ज़बरदस्त मेनस है कि आप जा रहे हैं अपनी गाड़ी में और आपको ये मालूम नहीं होगा कि किस क्षण में आपके आगे से नील गाय का झुंड क्रॉस कर जाएगा और आप यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट। एंड देयर आर सो मेनी ट्रेजिक थिंग्स विच कीप टेकिंग प्लेस अराउंड दीज ऑन दीज रोड्स। हमारे कैथल में एक एसपी साहब थे, उन्होंने एक नायाब सा तरीका निकाला था। बिकॉज जानवर रात को आपके सड़कों पे बैठे रहते हैं, उसमें भी मालूम नहीं, काली गाय है तो आपको नहीं मालूम पड़ता। सो उन्होंने क्या किया कि उनके सींगों को और खुरों पे और इस तरह से फ्लोरोसेंट पेंट करवाया और ये था कि अंधेरे में वो दिखाई दे जाएं। बहुत ही अजीब सी स्थिति है जानवरों को लेकिन ऑल सड एंड डन जो जानवरों से लगाव की और स्नेह की और रख रखाव की बात है, उसमें कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि यदि आप एनिमल लवर हैं तो आपको उनसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। यानी देखिए, अपनी अपनी राय है, आपके पास भी। मैंने कहा गांधी एक एनिमल राइट्स की एक्टिविस्ट रही हैं, लेकिन अब ये भी मुझे कोई बात गले नहीं उतरती है कि बहेलियों की रोटी रोज़ी आप छीन लीजिए, मदारियों की रोज़ी रोटी आप छीन लीजिए, क्योंकि दो बंदरों को आप नचा रहे हैं, रीछ को आप नचा रहे हैं तो आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जहाँ करोड़ों और बंदर और रीछ जो है वो जंगल में भूखे बेचारे फिरते हैं, यदि कोई मदारी बहेलिया उनको रखने के लिए कुछ खिलाता भी है, साथ रखता है, कमाता भी है, तो उसमें हर्ज क्या, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी खैर, कानून तो कानून है और उसकी पालना करनी चाहिए। कुछ और कई जगह देखा गया होगा, इवन कानून जब बनता है तो कहीं ना कहीं एबेरेशंस होती हैं। अब सेक्रीफाइस भी बहुत ही गलत चीज़ है, मैं समझता हूँ, चाहे किसी भी रिलीजन की हो। एनिमल सेक्रीफाइस, जहाँ बकरे काटे जाते हैं, जहाँ जो है वो भैंसें काटी जाती हैं, और मंदिरों में और जितने भी ये स्थल हैं, ख़ास तौर पे पहाड़ों इत्यादि में, वहाँ भैंसा काट के और बकरी काट के और उनकी बलि दी जाती है, सेक्रीफाइस की जाता है। इट इज़ इनह्यूमन, इट इज़ नॉट डन। आई डोंट नो व्हाई डू दे डू इट। I am also not aware if they eat up the dead animal after slaughtering it. और मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म में इस तरह की कोई मान्यता। ये कई जगह तो अब तो खैर अपराध भी हो गया है, बड़ा अच्छा है, लेकिन कई जगह अभी भी जो है ये प्रथा चलती है। यदि हम लोग तो चूँकि हिंदुस्तान में हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि हम इंसानों को छोड़ के अगर जानवरों का हिसाब किताब देखने लग जाएं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा पेन्स लेने पड़ें। लेकिन फिर भी जो भारतीयता की परंपरा है, यदि उसको भी आप कायम करते रहें, उसको भी आप देखते रहें, तो जानवरों पे मुझे नहीं लगता कि हिंदू वे ऑफ लाइफ, इंडियन वे ऑफ लाइफ में हम कोई किसी तरह का इस तरह का अत्याचार करते हैं जानवरों के ऊपर के
उनकी जाति प्रजाति ही ख़त्म हो जाए। वैसे मुझे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें चाहे वो लोग मीट खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्लॉटर हाउसेस हैं और नॉन वेजिटेरियन स्टफ़ ज़्यादा वो करते हैं, बट जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके एनिमल लविंग का, वो हमें अगर सीखना चाहिए तो इन कंट्रीज़ से जो है वो ज़रूर सीखना चाहिए। और उनको यानी देखिए आप, अभी ठीक है हमारे यहाँ गधे बहुत हैं, सड़कों पे फिरते हैं, खेतों में फिरते हैं, लेकिन अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में कहीं भी देखिए गधे जो है वो आपको देखने के लिए ज़ू जाना पड़ता है। और वो गधे भी हमारे जैसे दुलत्ती मारने वाले गधे नहीं हैं, दे आर फेली सोबर एंड क्वाइट फ्लफ़ी वंस। अच्छा, उनको पैट करते हैं बच्चे, उनको भी आनंद आता है शायद देखने में, लेकिन प्रॉब्लम इज़ ऑफ प्लेंटी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल है और थोड़ी सी अवेयरनेस जो है वो कम है। जैसे हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं कि जो डियर क्रॉसिंग है तो साइनेजेस लगे हुए हैं, यहाँ से डियर भाग सकते हैं, ऐसे साइनेजेस हैं। कई जगह कनाडा में ख़ास तौर पे मैंने देखा, अमेरिका में भी है, कनाडा में मैंने ख़ास तौर पे देखा कि यदि आपका लंबा स्ट्रेच है, 4-5 किलोमीटर का जंगल दोनों तरफ है, तो उन्होंने हाईवे के ऊपर ब्रिजेस बना रखे हैं फॉर दी वाइल्ड एनिमल्स टू क्रॉस ओवर। इफ दे वांट टू गो द अदर साइड ऑफ द हाईवे, व्हाट वुड दे डू? It is their territory. We have encroached upon their territory. So what they have done is, after 1-2 किलोमीटर चल के वो ब्रिजेस ऐसे हैं कि एक साइड से दूसरी साइड, वहाँ कुछ और ह्यूमन ट्रैफिक नहीं है, उन ब्रिजेस पे आप नहीं जाते हैं। इट इज़ ओनली फॉर एनिमल्स। बुशेस उगाई हुई हैं ब्रिजेस के ऊपर और एक कॉरिडोर दे रखा कि इस तरफ से उस तरफ अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो अब जानवरों के लिए कि दे हैव एन ईजी एक्सेस एंड ईजी कॉरिडोर टू गो फ्रॉम वन साइड टू द अदर। एक कोलंबिया नाम की जगह है, वहाँ हमने देखा कि एक डक जो है अपनी 5-6 डकलिंग्स के साथ, शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू क्रॉस ओवर फ्रॉम अ रोड, and there was a police escort, police escort stopping the entire vehicle from behind and letting the duck go onto a pond and cross over. And when the last duckling has crossed, then only the traffic is allowed. आपने देखा होगा कई बार क्रिकेटर्स बॉल को उछालते हैं और उससे कोई बर्ड हिट हो गया, the entire वो थोड़ा सा बैड टेस्ट भी हो जाता है, तो everybody comes to tend the bird. और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कल परसों में, जहाँ एक बंदे ने देखा कि एक डक ने एक पहली दूसरी मंजिल पे वो कैसे पहुंची मालूम नहीं, और वहाँ उसकी 7-8 डकलिंग्स हैं, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू, द डक इज ट्राइंग टू ब्रिंग देम डाउन एंड गो ओवर टू अ वाटर बॉडी। एंड उसने देखा कि ये तो डक तो कूदने वाली है जैसे भी, तो ही पोजिशनड हिमसेल्फ देयर, a 42-43 years old banker, someone who worked in a bank, and the moment this duck pushed the duckling and this man caught hold of it, he caught and put it, then the second duckling, then the third duckling, इस तरह से उसने 7-8 डकलिंग्स को किया और खुद जो है वो छलांग लगाई। और उसके बाद there is a beautiful video on WhatsApp if you want to see it, and it's a natural one, not a video which has been shot. So जो genuine concern है animals के लिए, that is more important. You should have genuine concern for the animals, especially those species which are going to be extinct very soon. अब आप टाइगर्स को मारते चले जाइएगा तो बड़े जल्दी ही जो है वो टाइगर्स ख़त्म हो जाएंगे। और एनवायरनमेंट में जो इम्बैलेंस एक किस्म का होता है, ख़ास तौर पे एनिमल किलिंग्स, इसको छोड़ दीजिए नेचुरल सिलेक्शन पे, जो डार्विन कहते हैं। मुझे लगता है कि डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, अब देखिए खाना तो चिड़िया बच्चों को खिलाएगी तो कीड़ों को भी मारेगी, अब कीड़े भी ऐसे ही पैदा तो होते हैं। सो जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है, यदि हम उसको ही अलाउ कर दें कि भैया हम लोग, एंड सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अगर कोई एनिमल इस प्लेनेट पे है तो वो इंसान है, क्योंकि वो
वो सबको मार सकता है, वो बंदूक से मार सकता है, गोली से मार सकता है, उड़ा सकता है, काट सकता है, घेर सकता है, गैस से मार सकता है, पानी से मार सकता है, हर चीज़ से मार सकता है. ही कैन यूज़ एनी वेपन अगेंस्ट एनिमल्स. सो एनिमल्स जहाँ अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने शिकार के लिए दूसरे को मारते हैं, तो चलिए वो तो एक नेचुरल सी बात है. बट वाई शुड मैन बी पार्टी टू किलिंग ऑफ एनिमल्स? अब देखिए, मैं किसी महिला संत को सुन रहा था और वो शी वॉज ट्राइंग टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ कोरोना एंड शी रेफर्ड टू वुहान में एक मार्केट का वीडियो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जो है वो हजारों चूहे, बिल्लियाँ, चूहे, छिपकली, केचुए और मेंढक और न जाने क्या क्या उसमें एनिमल नहीं था, क्या उसमें कीड़े मकोड़े नहीं थे जो उस मार्केट में अवेलेबल नहीं है. सो वो संत महिला जो है ना, वो ये कहती है कि व्हेन दी पार्ट इज थ्रेटेंड it is understandable, but when the whole is threatened, then the nature will strike. Agar the whole of it is threatened in a way, even if it is by human beings, then nature will strike. And this is what has happened. कि हम लोगों ने उसको threaten किया जो एक complete है, whole है, और we invited trouble. And it makes a lot of sense. अगर आप एक प्रजाति के पीछे लग जाइए, ख़त्म करिए उसको जानबूझ के, पर्पसली, सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ ए नेचुरल रिएक्शन टू दैट. और जो जहाँ तक आप देखिए कि जहाँ तक सिंपैथाइज करने वाली बात है, जहाँ तक एम्पैथी की बात है, इवन जानवरों में भी एक ऐसी इंस्टिंक्ट होती है कि वो आपको याद रखते हैं, आपको पहचानते हैं, आपके से लिए लॉयल हैं. आपने वो कहानी सुनी होगी, वो दर्जी और हाथी की, वो सुई मार देता है, देन अगले दिन उसको याद रहता है. और एलिफेंट की तो बड़ी एलिफेंटाइन मेमोरी होती है, कहते हैं बहुत ज़्यादा उसको यादाश्त बहुत तेज़ होती है उसकी, बहुत और वास्ट होती है. इसी तरह से एक मैंने वो कहानी सुनी थी जिसमें एक योद्धा को सज़ा देते हैं किसी काम के लिए और गलत सज़ा देते हैं और उसको एक भूखे शेर के आगे डाल देते हैं और वो भूखा शेर उसको नहीं खाता है और आके उसके साथ पूंछ हिलाने लग जाता है और प्यार दुलार करता है. और उसका कारण केवल यही था कि जब वो जंगल में कभी था, उसके पैर में कांटा लगा था, तो इसी शख्स ने, इसी योद्धा ने उसका कांटा निकाला था. एनिमल्स दे शो देयर लव एंड देयर इंडेटेडनेस टू यू. मैंने अक्सर देखा है, यदि आप कोई चिड़िया इंजर्ड है, कोई ऐसा जानवर इंजर्ड है, कुत्ता इंजर्ड है, कोई गाय इंजर्ड है, यदि आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर एनिमल, आई डोंट नो व्हाई इट हैज़ some kind of an uncanny sense of appreciation that you are treating the animal. एंड वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं जिस तरह से वाइल्डली उनको रिएक्ट करना चाहिए. बहुत सी बातें हैं जो एनिमल्स के बारे में कही जा सकती हैं. बहुत सी फिल्में भी बनती हैं एनिमल्स को लेके, हाथी मेरे साथी, शेरनी, एक वो मैंने देखा था गाय और गौरी, और स्टुअर्ट लिटिल एक चूहे के ऊपर ही बनी हुई. बहुत कुत्तों पे लेके भी बहुत ज़्यादा फिल्में बनती हैं और वो अपने आप में जो है वो बहुत ही अच्छा भी लगता है. मुझे कभी एक और खेल मुझे अच्छा नहीं लगता है, जैसे यदि आप ग्लैडिएटर हैं, चलिए आदमी आदमी से लड़ रहा है, आदमी के अंदर अकल है, उसको लड़ना है नहीं लड़ना है, या उसको ज़माने को दिखाने के लिए खेल करना है, तो भी अगर लड़ना है तो वो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आई डोंट अप्रिशिएट वो स्पेन में जो होते हैं कि भैंसे की वो ऊपर भाला चुभोइए, मेटाडोर्स जो लाल रंग के जो है वो कपड़ा दिखा के उसको और भागते हैं, और सैकड़ों हज़ारों लोग उसको वॉच करते हैं. और आज से नहीं वॉच करते हैं, सदियों से वॉच करते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट कंट्री. स्पेन में ये है और हज़ारों लोग इस स्पोर्ट को देखते हैं. पूरा ब्लीड करता हुआ बुल किसी भी कलर का, उसकी कमर पे आप जो वो भाला चुभोते हैं और भाले लटके हुए हैं इधर उधर, उसके मांस में गड़े हुए हैं, खाल में गड़े हुए हैं,
और आप उसमें आनंद लेते हैं। मुझे नहीं मालूम किस तरह का ये आनंद है, किस तरह का नहीं है। और जहाँ तक शिकार की बात है, शिकार भी आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेजर इट गिव्स टू पीपल, दोज हु किल बर्ड्स, दोज हु किल। अब ये देखिए, मैंने हमारे पानीपत से रोहतक की तरफ जाइए तो एक गांव आता है और वहाँ एक कोई 8-10 एकड़ में एक पॉन्ड है, नेचुरल पॉन्ड है, शायद जोहड़ नहीं है, लेकिन उसमें हजारों हजार मुर्गावियाँ बैठी रहती हैं। और वो मुर्गावियाँ क्यों बैठती हैं? वो इसलिए बैठती हैं कि उन्हें मालूम है कि उस गांव की ट्रेडिशन ये है कि वो उनको कुछ नहीं कहते। और वहाँ एक इको, गांव का नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, इको क्लब बनी हुई है गांव में, हरियाणा के गांव में, और वहाँ मुर्गावियों को कोई मारता नहीं है। एंड रीज़न उसका यही है कि हज़ारों हज़ारों जो है बर्ड्स वहाँ देखने को मिलते हैं। सो जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है आपके अच्छे होने को पहचानने की, और आपकी उनकी तरफ कैसी नज़र है ये भी पहचानने की। हम लोग जो है वो शिकार मार के लाते हैं, अपने घरों में ट्रॉफीज़ लगा लेते हैं, 2 सींग लगा लिए और एक स्किन लगा ली शेर की या किसी ख़तरनाक जानवर की जो आपने मारा था। आप, मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें क्या, कितनी बड़ी बहादुर है, आपकी बहादुरी है कि आप शिकार पे जाते हैं और कोई भी चीज़। इससे अच्छा ये है कि आप कोई मूविंग टारगेट ले लीजिए और उसके ऊपर अपनी गोलीबारी की प्रैक्टिस कर ली। आजकल तो वैसे ही जो है वो कई जगह बैन भी है। और हमारे तो सलमान खान साहब और बहुत लोग जो है इन्वॉल्व रहे हैं इस तरह के। आई डोंट नो व्हाट इज़ द किक दैट दीज पीपल दे गेट आउट ऑफ यू नो दोज ट्रॉफीज़। ये वो किसी ने, महिलाएं हैं वो पर्सेस बनेंगे और उनके ग्लव्स बनेंगे खाल के, और वो फर के, और स्नेक की उसके घड़ियों के फीते वो बनेंगे। I don't know, means it's my personal view. You may be having different views on this. और देखिए, जानवरों की बात है, जानवरों से स्नेह की बात है, जानवरों से प्यार की बात है, जानवरों से, यदि आपके घर में 1-2 पप्स हों, और पता नहीं पप्स में तो क्या खासियत ये होती है, वो तो किसी की तरफ इंटिमिडेशन से देखते ही नहीं, चाहे शेर का पप हो, चाहे लोमड़ी का पप हो, चाहे कुत्ते का हो, और चाहे इंसान का बच्चा हो, उनको सबको आप एक जगह बिठा दीजिए, वो अच्छे से खेलेंगे जब तक कि वो अपने मैच्योर होने का सेंस नहीं करते हैं। ये लोग आपस में इतने अच्छे से खेल सकते हैं कि कोई पूंछ पकड़ के खींच रहा है, कोई उसको दांतों तले चबाने की कोशिश कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो ये लोग आपस में बुरा नहीं मानते हैं, खेलते रहते हैं। सो एक मुझे वाकया और जो है वो 2 वाकयात हैं जो बता के फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अंटा का एक चैप्टर शायद आपके आगे आज मैं पढ़ दूँ। मैं उस टाइम नया पुलिस में आया था, और आजकल तो खैर थोड़ी सी ज़्यादती दोनों ही तरफ से हो रखी है कि लिंचिंग वगैरह भी सुनने को मिलती है, और कई बार तो जो कैरियर्स हैं, गौ कशी के लिए गायों को ले जाते हैं, उनकी लिंचिंग हो जाती है। और इससे बेहतर कि उनको कानून के हवाले किया जाए, लोग बाग अपने हाथ में कानून ले लेते हैं और मारने मरने पे उतारू हो जाते हैं। लेकिन वो ज़माना था जब मैं नया पुलिस में आया था, और मैं एक दिन रात को मैं पेट्रोलिंग पे जो है वो था मेरे व्हीकल में, और मैंने देखा कि जीटी रोड पे एक ट्रक के अंदर से कुछ आंखें मुझे दिखाई दी, एक दरारों के बीच से। और वो आंखें कभी चमक रही हैं लाल रंग की, गहरे लाल रंग की, और फिर कभी मुझे थोड़ा सा कौतूहल हुआ कि इसमें है क्या। थोड़ा सा नज़दीक गए तो उसके अंदर लगा कि उसमें मेरे ख्याल में 50-60 गायें होंगी उस बड़े ट्रक में। और हमने वो ट्रक रुकवाया, उस बंदे जो है वो एक आध उतर के भाग गया, और वो कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए, कहाँ से लेके आ रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए लेके आ रहे हैं। और जाहिर है यूपी क्रॉस करते तो वो सारी की सारी गायें कटनी थी।
और मोस्टली गाय ही थी। और हमने उसको रोक के ड्राइवर को, एक और बंदे को शायद गिरफ्तार किया, और वो गाय सदर थाने के अहाता में जो है वो सारी की सारी छुड़वा दी गई। और मुंशी को, उस टाइम मुंशी ही हाजिर था रात में, उसको हिदायत की कि सुबह गौशाला से इनके लिए जो है वो चारा मंगवा देना। और वो सवेरे चारे का भी इंतज़ाम हो गया। मैं सवेरे सवेरे ऑफिस जाते हुए लगा कि एक बार सदर थाना का चक्कर वैसे ही लगाया जाए। सो मैं जैसे ही वहाँ गया, मैंने देखा कि 50-60 गाय जो है वो एक ही जगह पे चारा डाल रखा है, सभी खा रहे हैं। तो एक गाय ने जैसे यूँ गर्दन उठा के मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा जैसे वो कह रही थी थैंक यू मिस्टर देसवाल। सो अब ये बात सुन के आपको भी प्यार आया होगा। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जानवरों से प्रेम बढ़ाइए, प्यार बढ़ाइए और अपने इंसान होने का सबूत दीजिए। और एक आखिरी बात जो है मैं कहता हूँ कि हमें इसमें ढकोसला करने की कोई ज़रूरत नहीं। आई हैव सीन ऑल थ्रू माई पुलिस करियर, आई हैव सीन पीपल फॉर एनिमल्स, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं जो वो आके मिलते रहे हैं और कार्रवाइयाँ करवाते रहे हैं जो लोग अत्याचार। यहाँ तक कि एक बार तो 428 का हमें पर्चा देना पड़ा था। एक डॉक्टर साहब ने एक गधे को गोली मार दी थी क्योंकि वो उनके कंपाउंड में जो है वो आ गया था। सो किलिंग ऑफ एन एनिमल, सर्टेन एनिमल्स इज एन ऑफेंस। कई लोग तो, जैसे कई लोग क्या, कई देश जो है वो हमारे भी अपने देश का मोर जो है एक राष्ट्रीय पक्षी है, और टाइगर्स, और ये कई जगह लॉयंस हैं, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, और अमेरिका में ईगल है। सभी जैसे प्रोटेक्शन के लिए ही है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो ढकोसला है उससे हटके जो जेन्युइन लव फॉर एनिमल्स है उसके लिए हमें काम करना चाहिए। मैं एक बार दिल्ली में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने कुछ साल काम किया, तो हमारे फ्लैट के पीछे एक कुत्ता सुबह सुबह कोई 4, 4:30, 5 बजे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता पिछले से फ्लैट के दूसरी तरफ। अब वो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, वो कू कू करके, और सुबह 4-5 बजे उसने रोना शुरू करना, और 2-3 घंटे तक वो कुत्ता रोता रहता। और आपको मालूम है हम लोग जो इंडियन वे ऑफ लाइफ में, हमें वैसे ही अच्छा नहीं लगता कि बिल्ली रात को रोए या कुत्ता रात को रोए या उल्लू जो है वो बोले रात को। So it was a very unpleasant thing to hear early in the morning. Before you have your cup of tea and you got to hear these screams and shouts and bark of a dog, wailing of a dog, जो है वो चिल्लाया जा रहा है वो आसमान में करके। एंड द एंटायर कॉलोनी में जिसमें ऑफिसर्स थे सब सब दुखी थे। तो कुछ रोज़ के बाद मैंने आई सर्च फॉर नंबर, डायरेक्टरी होती थी उस टाइम, तो आजकल तो कहीं से मिल जाते हैं नंबर, वेबसाइट्स हैं, लेकिन वो देखा पीपल फॉर एनिमल्स का जो है वो मुझे एक नंबर मिल गया। मैंने नंबर घुमाया तो आवाज़ आई, एक महिला बोली। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं फ़लाँ जगह से सो एंड सो बोल रहा हूँ, पंडारा रोड पे रहता हूँ, यहाँ कुछ एक फ्लैट्स में ऐसे ऐसे कुत्ता जो है वो बहुत रोता है और बड़ी न्यूसेंस उसने जो है ना वहाँ कर रखी है पैदा रेजिडेंट्स के लिए। और हमें ये पता लगा है कि जो उसके मालिक हैं वो उसको एक मेड के केयर में छोड़ के और वो 2-3 महीने के लिए यूरोप चले गए हैं। और वो मेड आती है सुबह 9-10 बजे और उसको खाना डाल जाती है, और उसके बाद उसको बंद करके पीछे वो मेड भी चली जाती है। सो द डॉग इज़ लेफ्ट अलोन throughout the day, and early morning when he feels he should have something, तो he starts crying. तो वो महिला मुझे कहती है कि साहब उस कुत्ते को रोटी मिलती है। मैंने कहा हाँ रोटी शायद मिलती है, वो मेड आती है और रोटी उसको डाल के चली जाती है। तो वो कहती है ठीक है हमारा काम ख़त्म, कुत्ते को रोटी मिलनी चाहिए। मैंने कहा भैया ये जो हम लोगों की जो परेशानी हमें हो रखी है, तमाम रेजिडेंट्स जो है वो सारे के सारे इस चीज़ को लेके जो हो दुखी हैं, उसका क्या है? कहते साहब वो हम नहीं जानते हैं क्या है क्या नहीं है, यू कैन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अगर कुत्ते को रोटी मिल रही है दैन इट्स ऑल राइट, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट दी डॉग।
So that was all about animals and animal love and our need to be having love for animals. Of late Nimi Sharma and Sushil Lamba बबली दे हैव जॉइंड इन. सो आज का चैप्टर यही ख़त्म करूँगा. एक या छोटे छोटे 2 चैप्टर्स अंटा की बुक से मैं जैसे मैंने शुरू किया है तो मैं पढ़ूँगा और ये धारावाहिक रूप से चलेगी. इसमें कोई 50-60 एपिसोड्स होंगे और जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ कि अंटा की कहानियाँ सुन के आपको भी यदि ये न लगे कि ये मेरे अपने गांव की, मेरे अपने नेटिव प्लेस की कहानी है तो आप मुझे कान से पकड़ लीजिए. बट हाँ, मेरी गारंटी ये है कि येस, you will feel a kind of identification and some kind of familiarity with your past and with my past. Some kind of an affiliation is going to be there. छोटा सा गांव है अंटा. एक ही खानदान बसा था यहाँ. पहले तो 2-3 ही घर थे, फिर 10 हो गए, अब हद मारो तो 30 होंगे. बाकी गरीब गुरबा मिला के 100-125 जाट, झीमर, हिड़ी, चमार, बाल्मीकि, बादी, जोगी, शेख, बस यही सब. मामराज नाई को ताऊ अजीत सिंह के ब्याह में डिडवाड़े से लेके आए थे हम. रामसरन बरिया बाहर से आया था और ब्राह्मण कोई था ही नहीं. कुछ थे जो गांव बसा था तब थे, फिर किसी कशीदगी की वजह से उजड़ गए. दादा मांगा ब्राह्मण खातला से आया करता था, अनुष्ठान, कथा, ब्याह शादी करवाने, चूँकि उसको यही सूट करता था. सो 3 गांवों को अंटा, बड़ौद और पसीनी में, जिनमें उसके जजमान होते थे, 3 अलग अलग दिवसों पर त्यौहार मनाता बताता था. यानी उसकी देव उठनी ग्यास आज अंटा में, कल बड़ौद में और परसों पसीनी में. गांव छोटा पर अपने नाम सारे हरियाणा में मशहूर था अंटा का. एक बार दादरी से एक बारात आई थी. उसमें एक बाराती था जिसने कभी नहर नहीं देखी थी. जब शाम को नहर पर सैर करने सारे बाराती गए तो वो अचंभे से बोला, र छोरा देख मरो बटो कितनो पानी. फिर कुछ बाराती बोले, गांव देख के आवांगा. गांव में जैसे चक्कर लगाने की आदत होती है बारातियों की. एक गली में घुसे और उसी से गांव के बाहर निकल गए. बोले, रहे हो थारो गांव किसो से, जब मैं छोटो सो. वैसे अंटा आए बाहर के लोगों का मन यहाँ बहुत लगता था. कई दिन पड़े रहते थे लोग बिना काम के. कहावत भी मशहूर थी, अंटा गांव बड़ा नगीना, आवे 10 दिन ठहरे महीना, नाचो गाओ खेलो कूदो, खाओ चौड़ आवे पसीना. अब ये दूसरा चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा. अंटे वाले हर त्यौहार बड़ी तन्मयता से. अब ये जो नरेशन है, ये अंटा में कभी किसी चीज़ से शुरू हो जाएगी, कभी किसी चीज़ से शुरू हो जाएगी. कभी मैं कोई कैरेक्टर उठा लूँगा, कभी कोई कैरेक्टर उठा लूँगा. उसमें जो है वो कोई ये नहीं है कि कॉन्टीन्यूटी कोई बनी रहे. ये बेस्ट जो है, मैं इस पुस्तक का उपयोग मैं इस तरह से समझता हूँ कि आप इसको कभी भी उठा लीजिए, कभी भी इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, कभी भी इसको ख़त्म कर दीजिए. सो आप यू हैवंट लॉस्ट एनीथिंग, यू हैवंट लॉस्ट एनी क्यू और यू हैवंट लॉस्ट एनी कॉन्टीन्यूटी. अंटे वाले हर त्यौहार बड़ी तन्मयता से मनाते थे. असल में खुश मिजाज था हर अंटे वाला. मौका देखता था कि कब फन करें. तीज पे बड़ी बड़ी पींघें जामुन के पेड़ पर पड़ जाती थी. बूढ़ी माँ से मैंने एक बार उनकी जब उम्र पूछी तो वे बोली थी, जामन अर में एक आण की सें, सीढ़ी सातम, मठम, नौमी, दे उठनी ग्यास, सलूमन यानी राखी, नौरते यानी नवरात्रे, भोले का मेला, शिवरात्रि पर दशहरा, शहर में जाना, पाथरी वाली माता, धोखना, जमुना में नवजात शिशुओं बच्चों के बाल चढ़ाना, दिवाली और होली. बस कमाल ही था. होली तो अंटे में कई हफ्तों तक मनाई जाती थी. अनीता गोयत कहती है, मैंने देखा है ये गांव. ओह दैट्स ग्रेट. इफ़ यू हैव विजिटेड माय विलेज इट्स ग्रेट. बट कब देखा है ये मुद्दे की बात है, क्योंकि अब तो वो अंटा भी नहीं रह गया है जिस अंटे की मैं बात करता हूँ. इस कहानी, इस बुक का टाइटल ही यही है, अंटा कहानी एक ज़माने की. सो होली तो अंटे में कई हफ्तों तक मनाई जाती थी. ढोल सारा दिन बजता रहता था. रंग डालना फागुन के सारे महीने चलता था. कोई बटेऊ बिना भीगे नहीं जाता था. रंग डाला हुआ कुर्ता होली के बाद तक पहनते थे कई दिनों तक लोग. हमारे घर के आगे होता था ग्राउंड ज़ीरो और वहाँ होता था हर होली का एक्शन. पीछा करना, कोड़े मारना, रंग डालना, पटाखे फोड़ना. माँ तो पीढ़ा बिछाकर बैठ जाती थी. बहुत देवर थे उनके.
कोई भी आकर पानी डाल जाता था। माँ भीगती रहती। लोग कहते या तो भोले शिव जी की ढाल बैठी है, गिरा जाओ पानी। बाबूजी आमतौर पर पीछे रहते थे, मगर खिड़की से देखते रहते थे। कोई उनको होली खेलने के लिए जोर नहीं देता था। हाँ, सभी चाचा जी वगैरह खूब मस्ती करते थे। हमारी कोई भाभी नहीं थी, सो हम तो सभी के साथ होली खेलते थे। चाहे बहन बुआ हो या चाची ताई, कोई बुरा नहीं मानती थी। मुझे याद है गरीब औरतें डूमनी, जोगन, बादन, बल्लो, सोंटी इत्यादि बख्शीश लेने आती थी, नौरते कानों पर रखकर या सलूमन पे राखी बांध के। बाकी की कहानी का छोर अगले सेशन में पकड़ूंगा। रोजी चोपड़ा इज वॉचिंग, निमी शर्मा माई आंट इज फ्रॉम अंटा। आई डाउट शर्माज तो अंटा में नहीं है, शर्माज तो ब्राह्मण अंटा में नहीं है। मुझे मालूम नहीं आपका क्या रिश्ता है क्या नहीं है, बट चलिए आज के दिन हमने जानवरों से लगाव की, प्रेम की बातें की। लेट अस सी व्हाट इज़ देयर इन स्टोर फॉर अस टू टॉक अबाउट टुमारो। टिल टुमारो 12 noon this was talk show. Enjoy your day. Good day, and thanks for chipping in.